गाइस हम लोग इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं। कंपैरिजन ऑफ सिंगल कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर एक ही कंपनी के 2 सालों के रिकॉर्ड्स को कंपेयर किया जाए, जैसे मोवियर को वाला क्वेश्चन है, या दो एंटिटीज को कंपेयर किया जाए, वो फिटको एंड स्पोर्टिको वाला क्वेश्चन। तो कुछ आइडियाज माइंड में रखना कि जब भी सिंगल कंपनी का कंपैरिजन कर रहे होगे दो डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स में, तो अब जाहिर बात है इस साल को कंपेयर तुम लोग कर रहे होगे पिछले साल के साथ। तो कोई न्यू इवेंट्स माइंड में रखना, न्यू इवेंट्स, न्यू डेवलपमेंट्स। सही है, इन चीज़ों को लाजमन इंटरप्रिटेशन में जिक्र किया करो। क्या परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस को देखा करो कि इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, वाई क्यों इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, रीज़न, कोई वन ऑफ इवेंट्स, कोई नॉन रिकरिंग इवेंट्स। जैसे कि डिस्पोजल, कोई सिग्निफिकेंट मार्केटिंग कंपेन आपने चलाई हो। तो इस तरह की बातें लाजमन सिनेरियो में गिवन होंगी। सही है, इस तरह की बात है तो आपने उनको बस हाईलाइट करना है, किसी न किसी रेशो के साथ जोड़कर इंटरप्रेट करना है, कमेंट करना है। इसी तरह दो डिफरेंट जब एंटिटीज की कंपैरिजन कर रहे होते हैं, सही है, दो डिफरेंट एंटिटीज की, जैसे कि कह लो कि कॉम्पिटिटर्स, इस तरह के कंपैरिजन में देखो, दो डिफरेंट कंपनीज हैं, बेशक कॉम्पिटिटर्स हैं, एक ही इंडस्ट्री में हैं, पर अकाउंटिंग तो लाइक के बड़ी ज़्यादा पॉलिसीज हैं। अब क्या पता कॉम्पिटिटर कौन सी पॉलिसी अब लाइक के अडॉप्ट की हुई हो, हमने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की हुई हो। अच्छा, हो सकता है कि एक कंपनी के कोई बड़े बड़े कस्टमर्स हों, एक के छोटे छोटे कस्टमर्स हों। सही है, जिस तरह फिटको लग्जरी प्रोडक्ट्स बेच रहा था और ये मिड मार्केट में सेल कर रहा था, तो इस तरह की भी बातों को देखोगे। लाइक कि इन दोनों की इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली आप कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दो डिफरेंट कंपनीज हैं। बात समझ आई नहीं है? इसका क्वेश्चन अभी करते हैं। इस तरह के कंपैरिजन में कुछ फ्री के मार्क्स, सही है, कुछ बातें मैं बताता हूँ, वो बीच में लाजमन एडजस्ट होती हैं। देखो, जब आप अपनी कंपनी को ना
पूरी इंडस्ट्री के साथ कंपेयर कर रहे होगे। अब इसमें तो बड़ी ढेर सारी कंपनीज होंगी। कंपनी वन टू थ्री, पता नहीं कितनी कंपनीज होंगी, उनके डेटा को एवरेज लिया हुआ होगा। और यहाँ पे कंपनीज की तो अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफरेंट सबकी। नंबर वन, इस एवरेज में और अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज और हैं। इस एवरेज में जो कंपनीज हैं उनके डिफरेंट मार्जिन मार्कअप्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट मार्केटों में होंगी, उन सबके डिफरेंट ईयर एंड्स होंगे। अब पता नहीं ये एवरेज कौन से महीनों की है और ये कौन सा वाला रिजल्ट है। सही है, कौन से 12 महीनों का है? ये तो हमारे 12 महीने हैं ना, जिसमें हमने ऑपरेट किया है। अभी ये पता नहीं कौन से 12 महीनों का होगा। इनके तो ईयर एंड्स भी डिफरेंट होते हैं, तो पॉलिसीज भी डिफरेंट। अच्छा गाइज, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है बन को। देखो, एडजस्ट दी एडजस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन इन नोट 3। ओके, कैलकुलेट X7 सेक्टर एवरेज इक्विवेलेंट रेशियोज। वो कह रहे हैं कि जो सेक्टर के रेशियोज दिए हुए हैं उसके बराबर रेशियोज कैलकुलेट करो। किसके? वन को। क्या? नंबर वन, ये एडजस्टमेंट करनी है। नंबर टू, ये सेक्टर एवरेज रेशियोज दिए हुए हैं, ऐसे ही रेशियोज बनको के लिए फाइंड करने हैं। मतलब हमने क्या क्या फाइंड करना है बनको के लिए? 5 रेशियोज फाइंड करने हैं बनको के लिए, सही है। और एडजस्टमेंट भी करनी है। एडजस्टमेंट पहले करनी है, फिर रेशियोज फाइंड करने हैं। तो कितने नंबर मिलेंगे? 7। 2 मार्क्स एडजस्टमेंट के हो गए और 5 मार्क्स रेशियोज के हो गए। तो क्वेश्चन प्लान करना ज़रूरी है पहले। अच्छा, इसके बाद वो कह रहे हैं कि 10 मार्क्स की इंटरप्रिटेशन करो। 10 मार्क्स की, तो ये तो बहुत ही छोटा सी इंटरप्रिटेशन होगी कि परफॉर्मेंस पे भी कमेंट करना है, पोजीशन पे भी करना है, और 10 मार्क्स हैं। सही है। वो कह रहे हैं कि कंपेयर करो परफॉर्मेंस और पोजीशन बनको की इन कंपैरिजन विद। क्या बनको के रेशियोज अच्छे हैं? तो क्यों अच्छे हैं? क्या बनको के रेशियोज ख़राब हैं, बेहतर नहीं है इंडस्ट्री एवरेज से? तो क्यों बेहतर नहीं है? सही है। और लास्ट में वो कह रहे हैं कि भाई 3 पॉसिबल लिमिटेशंस जो कंपैरिजन करते वक्त आपको आई है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो में जिक्र किया है कि इंडस्ट्री एवरेज के साथ जब आप कंपेयर कर रहे होते हो ना, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं, उनके डिफरेंट प्रॉफिट के मार्जिन मार्कअप्स थे, उनकी डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं, उनके डिफरेंट ईयर एंड्स होते हैं। सही है। तो ये हमें मुश्किलात आती हैं कंपैरिजन करते वक्त पे। सही है। हमारा कोई और ईयर एंड होता है, हमारी कोई और पॉलिसीज होती हैं, तो ये कंपैरिजन हमारा फिर सही नहीं हो पाता। तो बस ये बातें इसको बतानी है, यही बात जो मैंने बात अभी बोली है, यही बातें इसको बतानी है।
एग्जामिनर को 3 मार्क्स के लिए। तो चलते हैं डेटा की तरफ जाते हैं और पहले एडजस्टमेंट करते हैं और फिर ये लाइक रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, एक इन्वेंट्री है, उसकी सेलिंग प्राइस 1.5 मिलियन है। नॉर्मली ये जो प्राइस निकाली गई है ये 20% मार्जिन पे निकाली गई है। अच्छा जी। अब ईयर एंड पे वो स्टॉक कितने का लिखा हुआ था हमने, स्टॉक हमने कितने का लिखा हुआ था, मतलब कि लाइक इसकी कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट भी लिखा हुआ होगा, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी भी लिखा होगा ईयर एंड पे। देखो 1.5 मिलियन था, इस पे लगा हुआ था मार्जिन, तो कॉस्ट कितनी थी, 1.2 मिलियन। अब लोअर ऑफ एनआरवी और कॉस्ट मतलब इतने पे वो लिखा हुआ था, इतने पे वो लिखा हुआ था। वो कह रहे हैं कि इन फेब ईयर एंड के बाद, ईयर एंड पे नहीं, ईयर एंड के बाद इन फेब वो बेचा गया है 50% ऑफ वट इट वाज कॉस्ट। कितने का, इसका 50% का बेचा गया। तो आपने ईयर एंड पे एक करंट एसेट लिखा हुआ है जिससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट की उम्मीद है, वो इतने का लिखा हुआ है कॉस्ट पे, बट उसने बेनिफिट दिए इतना, तो ईयर एंड पे आपको इन्वेंट्री कितने की बनानी है अपनी, इतने की। क्योंकि उस वक्त आप सोच रहे थे कि भाई इतनी कॉस्ट है इतनी सेलिंग प्राइस है, बट ये नहीं थी, असल की सेलिंग प्राइस ये थी। तो लोअर देखो क्या है, अब ये लोअर है तो 600 बनाना है, 1200 को 600 बनाना है, तो एडजस्टमेंट कितने की है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड जो है वो इतने का है, और उसकी जो एनआरवी है वो इतनी हुई हुई है, 600 का बनाना है, तो 600 बनाना है हमने, तो 0.6 मिलियन की एडजस्ट। किधर किधर है देखो जरा, 0.6 से जब अपने क्लोजिंग स्टॉक को कम करोगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाएगी। ये आपने 1.2 मिलियन का लिखा हुआ है ना, तो जब 600 बनाओगे तो कॉस्ट ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट 0.6 मिलियन ऐड कर लो, ये 600, सही है, ये ऐड कर लो, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा। अच्छा, इन्वेंट्री में से भी 600 डिलीट कर दो, सही है। और रिटेन्ड अर्निंग में भी वो आया हुआ होगा ना, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग में ये वाला प्रॉफिट उन्होंने इसके कैलकुलेट होंगे रेशोज। तो गाइस ये आंसर मैंने ओपन किया है इसका, ये देख लो, इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट वाला। कॉस्ट ऑफ सेल्स भी हम लोगों ने से 0.6 मिलियन से इंक्रीज की है, और प्रॉफिट को भी कम करना है, और फिर इन्वेंट्री को भी कम करना है, और इक्विटी को भी, सही है, रिटेन्ड अर्निंग्स को भी, मतलब कि इक्विटी को भी एडजस्ट करना है।
और ये जो एडजस्टमेंट आई है ये अकॉर्डिंग टू IAS 10 है, सही है, IAS 10 है। IAS 10 ने कहा इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, अगर ईयर एंड के बाद कोई भी ऐसा इवेंट हो जिसका कोई एविडेंस, एडिशनल एविडेंस ईयर एंड पे एग्जिस्ट कर रहा था, तो आप उसको एडजस्ट कर लो। ये रेशोज कैलकुलेट आप लोग करना, मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ये एडजस्टेड फिगर्स पे ये रेशोज हैं, अच्छा एडजस्टेड फिगर्स पे हैं। सही है, तो बंकों के रेशोज निकले हैं। ये रेशोज तुम लोगों ने खुद कैलकुलेट करने हैं, ये फ्री के मार्क्स हैं, सही है। F7 में पहुंच के ऐसे रेशोज नहीं कैलकुलेट कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस पे ये इजी मार्क्स हैं। तो मुझे बंकों की रिजल्ट्स तो काफ़ी बेहतर लग रहे हैं। अच्छा, इन्वेंट्री होल्डिंग डेज बहुत ज़्यादा हैं इसके। अभी हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ी नहीं है, वायदा है। 2 पैराग्राफ्स हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के। हाँ, इसका इन्वेंट्री होल्डिंग डेज ही ख़राब है, उसके अलावा बाकी सारे रिजल्ट्स बेहतर हैं। अच्छा, ये पहला पैराग्राफ पढ़ो, इसका क्या लिखा हुआ है। तो बेकिंग इंडस्ट्री है ये, अच्छा ये बेकरी की इंडस्ट्री है ये सारी। ओन्स हमारी अपनी 2 दुकानें हैं, अच्छा। बनको का डेटा भी ये दे रहा है। 1-2 सालों से हमारा प्रॉफिट गिर रहा है। और क्यों? क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है, ओके। कंपटीशन ज़्यादा होने के बावजूद वी आर गोइंग सक्सेसफुली, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ये पूरे सेक्टर में यही इशू है कि प्रॉफिट कम है? और भाई हमारा तो बेहतर है पूरे सेक्टर से। ये 2 पैराग्राफ पढ़ो। बंको ने ब्रांड भी खरीदा है बिल्कुल अभी अभी, और वो ब्रांड जो है वो तकरीबन 20% हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के नॉन करंट एसेट्स के बराबर बन रहा है, अच्छी बात है। बाकी का जो 80% है वो इंटेंजिबल नहीं है, वो टेंजिबल है, प्रॉपर्टी है। बहुत अच्छी बात है। अभी देखो इसने बताया कि भाई मतलब कि बंको के पास 2 शॉप्स हैं, और वो जो शॉप्स की प्रॉपर्टी है ना, और दैट इज 80% ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब है कि हमारा तो प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी की तो डेप्रिसिएशन भी नहीं होती। ऐसे ही है ना, लाइक कि अगर इसमें ज़मीन हमारी है तो ज़मीन की तो डेप्रिसिएशन तो नहीं है। तो दूसरी तरफ जो पूरा सेक्टर एवरेज जो दिया हुआ है, अब वो लोग क्या, उनके पास अपनी ज़मीनें हैं, क्या पता वो किराए पे रहती हों, तो उनका तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस बड़ा ज़्यादा। तो हमारा तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ही नहीं, डेप्रिसिएशन भी पता नहीं है या नहीं है। हमारी मलकियत में है ये, और प्रॉपर्टी की रिवैल्यूएशन भी हुई है। तो रिवैल्यूएशन होने से क्या होता था, मैंने क्या बताया, कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर जाता है अगर डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज हुई है, और नहीं तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो बढ़ता ही बढ़ता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के बढ़ने से रोस क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो इसका तो रोस ऑलरेडी अच्छा आ रहा था, अगर ये रिवैल्यूएशन ना होती तो फिर तो और भी अच्छा आना था। ये देखो ज़रा, इसका रोस वैसे भी अच्छा आया, बट अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो फिर तो और भी अच्छा आना था। मतलब कि बन को भाईजान बहुत अच्छा जा रहा है। ये लो, ईयर एंड से पहले पहले हमने लोगों को डिस्काउंट भी ऑफर करना शुरू कर दिया।
हाँ, और ये इसलिए की है क्योंकि उसकी स्टॉक जो है वो काफी दिनों से पड़ा रहता था वो। लाइक कि कह लो कि ये सक्सेसफुली काम तो कर रहा है, बट ये बहुत ज्यादा स्टॉक मैन्युफैक्चर कर रहा था। वो वो स्टॉक फिर पड़ा रहता था, इतनी सेल्स होने के बावजूद वो पड़ा रहता था, इतनी प्रॉफिटेबल रहने के बावजूद वो पड़ा रहता था। तो इसने क्या किया कि डिस्काउंट्स वगैरह ऑफर करना शुरू कर दी। तो अगर ये डिस्काउंट्स ना ऑफर करता तो इसका जीपी मार्जिन और भी अच्छा होता, और ये स्टॉक खराब ना होता तो तब भी इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट और देखो हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट्स इसको पड़ती होंगी ना, होल्डिंग की भी। स्टॉक को ये होल्ड भी करके रखता होगा फजूल में, जो है ना वो जगह को लेके मैनेज करना, मेंटेन रखना, उसका रेंट देना। रेंट तो क्या है, इसकी अपनी दुकान है। तो 10 नंबर के लिए ठीक है, थोड़े कम रीजनिंग है बीच में, बट 10 नंबर है तो इजीली कमेंट्स हो सकते हैं इन पर। तो गाइज 10 मार्क्स है हमारे पास। हम्म, और रेशोज हैं परफॉर्मेंस में, ओपी मार्जिन, रोस, एसेट टर्नओवर, एंड देन इन्वेंट्री, एंड देन डेट टू इक्विटी। तो बहुत थोड़ा थोड़ा कमेंट बनता है, 5 मार्क्स इधर कर लो, 5 मार्क्स इधर। और यहाँ पे एक कंक्लूजन भी कर लो। तो 2 मार्क्स इसके हैं, 2 मार्क्स इसके हैं, और इसमें कह लो कि 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स। सही है। तो बड़ा आसान छोटा सा ये इंटरप्रिटेशन है बैंकों की, जिसमें जिस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स करवा ले बस वो उसमें इंटरप्रिटेशन कम ही होती है, क्योंकि मार्क्स तो एडजस्टमेंट और रेशोज खा जाते हैं। तो देखो और से ऑपरेटिंग प्रॉफिट से शुरू करेंगे। ये है, और ये है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देख लो। ओके। और इनके फिगर्स कितने कितने हैं ये। या तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में सबसे पहले हम लोग कमेंट करेंगे। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में हमारे पास ओपी मार्जिन है पहले। अ,
तो सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया, सही है, कि विच इज़ कि बनको वॉज एबल टू अर्न 26.9 ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन विच इज़ सिग्निफिकेंटली हायर देन द इंडस्ट्री एवरेज। सही है, साथ में लिख दो दैट इज़ 18.6%। अब ये इंट्रोडक्शन हो गया, ये वाला सही है, ये वाला इंट्रोडक्शन हो गया। ग्रीन में जो है ये इंट्रोडक्शन हो गया। अच्छा, अब ये क्यों ज़्यादा है? सही है, ये क्यों ज़्यादा है बनको का? आप कोई रीज़न बता सकते हो? एज मैंशनड इन द केस स्टडी, जैसे कि केस स्टडी में जिक्र है कि बनको के पास अपनी शॉप्स हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो विच माइट, अब ये रीज़न मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, विच माइट हैव लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट्स एज कंपेयर टू द कंपनीज इंक्लूडेड इन द इंडस्ट्री एवरेज। ये रीज़न है, ये ब्लू वाले, मीन्स दैट the companies in the industry might have rented out the space for shops and other production of बेकरी या कॉन्फेक्शनरी, जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बेकरी या कॉन्फेक्शनरी दोनों ही लिखा हुआ है, तो स्पेस फॉर अदर प्रोडक्शन एंड बेकरी विच माइट बी एक्सपेंसिव फॉर them, but Bunko operates in its own shops, which might be cheaper for operations. तो ये रीज़न मैंने यहाँ ब्लू में लिख दी थी, ये वाली, सही, यहाँ तक मैंने उसी रीज़न को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। तो ये देखो, यहाँ पे जाके तुम कह सकती हो कि तुम्हारा ये वेल एक्सप्लेन्ड पॉइंट है। बात समझ आई नहीं? ये सही वेल एक्सप्लेन्ड पॉइंट है। तो और देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में और कोई बात हम कर सकते हैं? देखो और से सिनेरियो का, देखो जल्दी से सिनेरियो को।
अच्छा। अच्छा, ये डिस्काउंट वाली बात भी बीच में लिख सकते हैं हम लोग। सही है, डिस्काउंट वाली भी वो ज़्यादा तो उस पे आता है, इन्वेंट्री पे, इन्वेंट्री डेज पे बात करेंगे उस पे। तो तुम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हो, उनको कैन फर्दर and slow moving inventory was not sold at lower margins or discounted prices। बस ये बात भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका आधा नंबर मिलेगा। रोज देखो अब इनका, रोज। अच्छा, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की मैंने परसेंटेज ये नहीं लिखी थी, यहाँ पे था 12.5। वो कैलकुलेशन में पहले रोज निकाला हुआ था ना, बट कमेंटिंग में पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे बात करो। और ये था 8.6। अब रोज की बारी है। अ, अच्छा, बनको earned 26.9% return on capital employed, whereas industry average is 18.6, which shows Banco is outperforming the industry। कि बनको की पूरी इंडस्ट्री से बेहतर रिजल्ट्स आ रहे हैं। सही है बनको के। अच्छा, एक तो बात ये याद रखना कि इनका रोस डायरेक्टली कंपेरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बनको ने अपने रोस में रिवैल्यूएशन करवाई भी है, और बाकी कंपनीज का तो हमें पता ही नहीं है कि उनकी रिवैल्यूएशन हुई भी है या नहीं हुई। बाकी कंपनीज का पता भी नहीं है कि वो रिवैल्यूएशन मॉडल लगा भी रहे हैं या नहीं लगा रहे। तो बात समझ आई नहीं आई है कि इसका बनको का और पूरी इंडस्ट्री का रोज कंपेयर करना मुनासिब नहीं है। वाई? क्योंकि हम लोगों ने रिवैल्यूएशन की हुई है। सही है, बनको ने रिवैल्यूएशन की हुई है, बट इंडस्ट्री का हमें नहीं पता कि उन्होंने रिवैल्यूएशन भी की है या नहीं की।
ये हो गया इंट्रोडक्शन। अच्छा, और फिर हमने बताया कि भाई ये डायरेक्टली कंपेरेबल नहीं है। सही है, फिर हमने ये बताया कि ये डायरेक्टली कंपेरेबल नहीं है। और फिर हमने इनको एक रीज़न बताई कि जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन्ड है। सही हो गया। तो ये तीन चीज़ें डायरेक्ट 1.5 मार्क्स यहाँ पे आते हैं। सही है। तो देखो कैसी अंग्रेजी लिखी हुई है। कोई आई थिंक कि जो हमने सेकंड ईयर की अंग्रेजी पढ़ी है ना, ये आप लोगों ने डिफरेंट बोर्ड से पढ़ी होगी। ज़रा वो सेकंड ईयर की अंग्रेजी की किताब उठाना, तो ज़रा आज देखना। सही है। तो आपको पता लगेगा कि ये जो ये अंग्रेजी मैंने लिखी हुई है, ये 7th 8th क्लास की जो किताब थी ना अंग्रेजी की, आप ओ लेवल की 7th क्लास की बुक उठाओ इंग्लिश की, कहीं ज़्यादा मुश्किल अंग्रेजी है इससे। अच्छा, एसेट टर्नओवर देखो अब इसका। एसेट टर्नओवर देखो गाइस, इंडस्ट्री का 2.1। मतलब कि पूरी इंडस्ट्री अच्छा टर्नओवर कमा रही है। बुरा नहीं है ये कि अपनी इन्वेस्टमेंट पे 2 रुपए की सेल करना, हर 1 रुपए इन्वेस्टमेंट पे 2 रुपए की सेल करना, दिस इज नॉट बैड। अच्छा, बन को अच्छा कर रहा है, बट इंडस्ट्री भी बुरी नहीं है। और बन को का है। तो ये दोनों तो ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई इतना गैप तो नहीं है। बट फिर भी बन को इज अ गुड बॉय। सही है, ये ज़्यादा अच्छा कर रही है ये अपनी। सही है, ऑलमोस्ट सेम ही है। ये टाइप करता हूँ गाइस, टाइपिंग इज मच बेटर।
अच्छा, नेट एसेट टर्नओवर हमने बताया सबसे पहले कि बेहतर है। क्यों बेहतर है, मैंने ये रीज़न भी पहले ही बता दी कि भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो बेहतर था इसीलिए इसका एसेट टर्नओवर भी बेहतर है। ये हो गया इंट्रोडक्शन। फिर मैंने एक बात बताई कि यार चूंकि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेशक बेहतर है बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा बेहतर था, फिर नेट एसेट टर्नओवर में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों नहीं आया। सही है, फिर ये भी इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। फिर देखो, एसेट टर्नओवर में दो चीज़ें होती हैं ना। अब इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज़्यादा गैप है। प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी आएगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मैंने जिक्र किया कि बहुत अच्छा है बनको का। बट नेट एसेट टर्नओवर में क्यों नहीं गैप आया, क्योंकि इसका कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, रिवैल्यूएशन की वजह से। अगर वो ना होती तो फिर इसका कैपिटल, ये जो ये एसेट टर्नओवर ये रोस है ना, ये और भी बेहतर आता। सही है, एसेट टर्नओवर इसका बेहतर आता अगर ये रिवैल्यूएशन ना होती। इसके अलावा इसकी सेल्स और क्यों कम हुई है, वो स्लो मूविंग इन्वेंट्री की जो बात थी। तो एक तो मैंने रिवैल्यूएशन के बारे में बात की थी, और साथ में अब मैंने बताया कि भाई अगर स्लो मूविंग इन्वेंट्री उसकी जल्दी बिक जाए और अच्छे मार्जिन पे बिक जाए तो उसका एसेट टर्नओवर मजीद इंक्रीज हो सकता है। कहानी समझ आ रही है। अब इसकी इन्वेंट्री डेज और डेट बाय इक्विटी रेशियो पे बात करनी है। डेट बाय इक्विटी रेशियो तो इनका बहुत ही मज़ेदार है ना। ये देखो ज़रा, इंडस्ट्री का गेयरिंग आई हुई है 80%, और हमारी गेयरिंग आई हुई है कोई 45%। इतना ज़्यादा गैप है। तो फिर बहुत मज़े का कमेंट बनता है कि भाई हम लोग तो इंडस्ट्री से माशाल्लाह से रिस्क फ्री हैं, वो तो रिस्क में है। सारी की सारी इंडस्ट्री रिस्क में है, तो इसका मतलब है कि इंडस्ट्री में जो बाकी कंपनियां हैं ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा डेट एक्वायर किया हुआ है, बहुत ज़्यादा उनको इश्यूज हैं। उनका क्या पता प्रॉफिट भी, इंटरेस्ट कवर भी बड़ा कम आता हो, कि उनका प्रॉफिट सारे का सारा सूद ही खा जाता होगा। और यहाँ पे हमारे पास इस तरह का नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इस तरह का क्यों केस नहीं है, क्योंकि डेट बाय इक्विटी में अभी अभी हम लोगों ने रिवैल्यूएशन की है। तो इसलिए भी क्या हुआ है, हमारा ओवरऑल गियरिंग रेशियो कम। अगर हम वो रिवैल्यूएशन हटा दें तो फिर हमारा भी गियरिंग रेशियो वापस चला जाएगा। बस ये टाइप करो, सही है, जो मैंने अभी मुझे बोला ये टाइप करो। और इसी तरह इन्वेंट्री डेज भी हैं कि हमारे क्यों ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि अब लोग सीज़न की वजह से स्लो मूविंग इन्वेंट्री है। तो वो अगर डेज ख़त्म हो जाएंगे, इन्वेंट्री डेज अगर वो स्लो मूविंग इन्वेंट्री ख़त्म हो जाए तो हमारे डेज बेहतर हो सकते हैं। ये टाइप करो, सही है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आंसर लिख के भेज देता हूँ, बट ये कि पहले तुम लोग टाइप करना फिर आंसर देखना।